Hi everybody, welcome to my channel Aaj's Studies. I hope you all are good and fine and studying for judiciary. So in this constitutional series we have already covered Article 15, right? और आपको पुरानी वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. In this video we are going to discuss about Article 16 of the Fundamental Rights. As I have already told you that fundamental rights are very important from the prelims point of view as well as from the mains point of view. As we have covered Article 15, similarly Article 16 is also very important. First clause and second clause dealt with the general provisions of Article 16, and clause 3 to 6 are the exceptions under Article 16. So we are going to discuss Article 16 in a very detailed and explained manner, right? और ये जो आपका वीडियो है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा इफ़ यू वांट टू स्टडी द होल. और मैंने ये वाला जो टॉपिक है आपका सारी बुक्स से कवर किया है. इनफैक्ट जितने भी अभी तक मैंने जो वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, आई हैव कवर्ड एवरी बुक लाइक MP जैन, DD बासु, लक्ष्मीकांत, राइट? तो आपको इस वीडियो से एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इसी वीडियो से अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और पूरा आपका आर्टिकल 16 कवर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. आर्टिकल 16 जो है उसकी हेडिंग है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. बेसिकली वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना जो बेयर एक्ट है वो अपने साथ रखें. सो आपको जो पॉइंट है, वर्ड्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे. और हम डिटेल्ड में जो स्टडी कर रहे हैं तो पहले हम क्लॉज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन करेंगे, राइट? सो यहाँ पे जो मेंशन्ड है फर्स्ट आपकी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज द हेडिंग ऑफ आर्टिकल 16, राइट? इसका इंट्रोडक्शन ये है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इज अ फेसेट ऑफ आर्टिकल 14. One line which I have already covered in Article 14 as well as under Article 15, which says that Article 14 is the genus and Article 15 is the species, right? तो मेन आर्टिकल जो है वो आपका आर्टिकल 14 है, और जो आर्टिकल 15 और 16 है वो आपके पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं जो पर्टिकुलरली इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, राइट? सो वी आर रीडिंग इन इंट्रोडक्शन. आर्टिकल 14 and 16 clause 1 are closely interconnected. Article 16 clause 1 takes its roots from Article 14. Article 16 clause 1 particularizes the generality of Article 14 and identifies in a constitutional sense equality of opportunity in matters of employment under the state, right? यहाँ पे जो आपकी बात कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट का जो भी पार्ट है वो आपको सिटीजन्स को ही प्रोवाइडेड है, राइट? दिस पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो आपको सिटीजन्स को ही प्रोवाइडेड है, राइट? ये क्लियर करके चलना है माइंड में. एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 इज दैट while Article 14 applies to all persons, citizens as well as non-citizens, whereas Article 16 applies only to citizens and non-citizens, right? ये क्लियर हो गया चीज. नेक्स्ट स्लाइड mentions the adherence to the rule of equality in public employment is being feature of our constitution and the rule of law is its core. The court cannot disable itself from making an order inconsistent with Article 14 and 16 of the Constitution. Public employment is a facet of right to equality envisaged under Article 16 of the Constitution of India, right? इसके अंदर जो आपके रूल ऑफ लॉ की बात कही गई है, जो मेन कोर है वो हम रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो AV डाइसी ने दिया था आर्टिकल 14 के अंदर. और कोर्ट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जो कि इनकंसिस्टेंट हो, डेरोगेशन हो आर्टिकल 14 या 16 के अगेंस्ट में, राइट? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो फेसेट है राइट टू इक्वालिटी का. क्लियर हुआ है चीज. नाउ अब हम क्लॉज बाय क्लॉज इसको डील करेंगे. तो आप अपना बेयर एक्ट से जो फर्स्ट लाइन है वो रीड करके चलिए.
Clause 1 mentions that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. This line is saying that it is available to citizens only, equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office, right? इसके अंदर जब हम फर्दर आपके क्लॉजेस में पढ़ेंगे तो हम किसी भी रिजर्वेशन का जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे, प्रमोशंस में भी अप्लाई होता है, तो वहाँ पे हम अपॉइंटमेंट की भी बात करेंगे. सिमिलरली क्लॉज 1 के अंदर अपॉइंटमेंट वर्ड आ रहा है, उसी से क्लॉज 4 के अंदर हमने उसको इलेबरेटली डील किया है, राइट? तो अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, तो स्टेट की डेफिनेशन ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अंडर आर्टिकल 12, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Further, what Article 16 guarantees is that all citizens in matters of state service shall be treated alike under like circumstances, both in privileges and obligations. There should be no discrimination between one employee and another on the basis of any prejudice, bias or any extraneous grounds, right? ये आर्टिकल 16 ये मैटर आपको बता रहा है कि जो भी पर्सन है वो शैल बी ट्रीटेड अलाइक अंडर लाइक सर्कमस्टांसेस. दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अंडर आवर आर्टिकल 14. जो भी प्रिविलेजेस हैं, ऑब्लिगेशंस है, जो एक एम्प्लॉय को प्रोवाइडेड है, सिमिलर प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस अनदर एम्प्लॉय को भी प्रोवाइडेड होंगे. नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल पढ़ रहे हैं इसका क्लॉज 1 का, that equality in Article 16 clause 1 means equality as between member of the same class of employees and not equality between members of separate independent classes, right? यहाँ पे जो बात है, जो सेम क्लास ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उसी की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, नॉट विद द सेपरेट और इंडिपेंडेंट मेंबर्स. जिस तरीके से हमने आर्टिकल 14 में डिस्कस किया था, राइट, कि कास्ट के बेसिस पे आपका जनरल, SC, ST, OBC को डिवाइड किया गया है, तो जनरल के जितनी भी कैटेगरी के जो पर्सन्स होंगे उनको उसी कैटेगरी में सिमिलर ट्रीट किया जाएगा. सिमिलरली आर्टिकल 16 में भी आपके जो एक क्लास के एम्प्लॉयज होंगे उनको भी सिमिलर ट्रीट किया जाएगा. फर्दर, आर्टिकल 16 डज नॉट बार अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज और रीजनेबल टेस्ट फॉर सेलेक्शन. This reasonable classification is also mentioned under Article 14. तो यहाँ पर भी Article 16 में भी reasonable classification हो सकता है. किसके बेसिस पे? यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस एम्प्लॉयमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका रीजनेबल क्लासिफिकेशन. फर्दर, those who are similarly circumstanced are entitled to equal treatment. Got it? Article 16(1) यूजेस द टर्म ऑफिस. हमने जो क्लॉज अभी पढ़ा उसके अंदर जो टर्म है ऑफिस आया है, उसको हम इलेबरेटली डिस्कस कर रहे हैं. दैट द टर्म ऑफिस विच इज सिनोनिमस विद द टर्म ऑफिस यूज्ड इन आर्टिकल 102A एंड आर्टिकल 191A. जो टर्म ऑफिस आर्टिकल 16 के अंदर यूज हुआ है वही सिमिलर और मीनिंग रखता है आर्टिकल 102A से और आर्टिकल 191A से. तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप आर्टिकल 102 और 191 आप एक बार खोल के एक बार उसको रीड करिएगा, तो वहाँ पे आपको उसका मीनिंग समझ आएगा. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, जो ऑफिस का हम इलेबरेटली मीनिंग देख रहे हैं, ऑफिस मीन्स अ सबसिस्टिंग परमानेंट सब्सटैंटिव पोजीशन having an existence independent of the person who fills it, which is filled in succession by successive holders and which has more or less a public character to which duties are attached. ऑफिस का मतलब ये है कि it is having a separate or independent existence, ठीक है, as per the persons who are filling it. इसका एक अपना substantive और permanent position है. इसमें लोग आते जाते रहते हैं, सक्सेसिव होल्डर्स इसमें आते जाते रहते हैं, और उनका क्या होता है, दे आर हैविंग मोर और लेस अ पब्लिक कैरेक्टर.
और उनका पब्लिक करेक्टर होने की वजह से उसके साथ कुछ ड्यूटीज भी अटैच हैं. आई होप ऑफिस का मीनिंग क्लियर हुआ. नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट. दिस टर्म इज ऑल्सो यूज्ड इन क्लॉज 1. इसका हम मीनिंग देख रहे हैं that the expression matters relating to employment in Article 16 Clause 1 is not restricted only to the initial stage of appointment. It includes all matters in relation to employment both prior and subsequent to the employment. ये सिर्फ जो अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ इनिशियल स्टेज ऑफ अपॉइंटमेंट को ही तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. यहाँ पे प्रायर अपॉइंटमेंट की भी बात कर रहे हैं प्लस सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, पहले भी और बाद में भी. नेक्स्ट स्लाइड फर्दर मेंशंस दैट prior and subsequent to which are incidental to the employment or which form part of the terms and conditions of such employment, such as salary, periodical increments, leave, promotion, fixation of seniority, gratuity, pension, superannuation, and even termination of employment. All these factors and all these points are considered under matters relating to employment. I hope I'm able to clear क्लॉज 1 टू यू पीपल, राइट. अब हम क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं. क्लॉज 2 का जो डेफिनेशन है, लाइक क्लॉज जो है वो आप बेयर एक्ट से कोऑर्डिनेट करते हुए चलें. इट सेज नो सिटीजन, सो दिस आर्टिकल इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन. नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. This article, this is the language which is mentioned in the Bare Act. इसके अंदर 7 grounds mentioned है which are very important from the prelims point of view. 5 grounds we have already covered in Article 15, that is religion, race, caste, sex and place of birth. 2 more grounds are added under clause 2 in article 16, that is descent and residence. इस पे आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है कि कौन से 2 ग्राउंड्स है जो आर्टिकल 16 में मेंशन्ड है इन एडिशन टू आर्टिकल 15. क्लियर हुआ. इन ग्राउंड्स पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट or any office under the state. Clear hua? Now further I am reading this, that an important point to note here is that 2 additional grounds, that is descent and residence, not included in Article 15 have been added to Article 16 Clause 2. Very easy to understand this line. Further, Article 16 Clause 1 is much wider in scope than Article 16 Clause 2. And the grounds of discrimination expressly mentioned in Article 16 Clause 2 are not exhaustive. Article 16 Clause 2 brings out emphatically in a negative form what is guaranteed affirmatively by Article 16(1). Basically जो आपका Article 16 Clause 2 है वो आपका elaborate provision ही है Clause 1 का. Clause 1 में हमको बता रखा है कि भाई हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन क्लॉज 2 में इलेबोरेटली हमें बताया है कि कौन से ग्राउंड्स है जिन पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, राइट. नाउ रीडिंग फर्दर, डिस्क्रिमिनेशन इज अ डबल एज्ड वेपन. इट वुड ऑपरेट इन फेवर ऑफ सम पर्सन्स बट अगेंस्ट सम अदर्स. Article 16 Clause 2 prohibits discrimination and thus assures the effective enforcement of the fundamental right guaranteed in Article 16(1). Discrimination की जो बात है ये एक डबल एज्ड वेपन की तरह काम करता है, राइट, कि ये कुछ पर्सन्स के तो फेवर में काम करेगा और कुछ पर्सन्स के अगेंस्ट में काम करेगा. बेसिकली जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है वो इफेक्टिव एनफोर्समेंट के लिए लाया गया है जिससे फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, इफेक्टिव एनफोर्समेंट होगा, विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1. रीडिंग फर्दर,
The emphasis in Article 16(2) is on the word only. Where there is discrimination only on the grounds mentioned therein, that article may be attracted. But where discrimination is based partly on one such ground and partly on some other ground not mentioned in Article 16 Clause 2, the matter may fall under 16(1) but not under Article 16(2). यहाँ पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिट कर रहा है हमको जो 7 ग्राउंड्स मेंशन्ड है क्लॉज 2 के अंदर उन पे। लेकिन अगर ओनली वर्ड यूज हुआ है, राइट, लेकिन अगर कभी डिस्क्रिमिनेशन हमने जो 7 ग्राउंड्स मेंशन्ड है उनमें से किया और कोई डिस्क्रिमिनेशन हमने सम अदर ग्राउंड पे किया, पार्टली ऑन वन ग्राउंड एंड पार्टली ऑन अनदर ग्राउंड, तो जो मैटर होगा जो किस में फॉल करेगा, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के अंदर, नॉट अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 2। आई होप क्लियर हुआ ये चीज। क्लॉज 3 जो है, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 आर द जनरल प्रोविजंस एंड क्लॉज 3, 4, 5 and 6 are exceptions to it. So we are dealing with the exceptions. Clause 3 की जो हेडलाइन है वो मेंशन कर रही है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट। इस आर्टिकल में जो भी मेंशन है वो पार्लियामेंट को नहीं रोक सकता फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रेस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory। ये वाला जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है अंडर द गवर्नमेंट से लेकर यूनियन टेरिटरी तक, दिस प्रोविजन इज पर्टिकुलरली एडेड बाय द 7th Amendment Act 1956 prior to such employment or appointment। बेसिकली ये जो प्रोविजन है ये आपका एज इट इज बैरैक्ट में मेंशन है, सो गो इट फ्रॉम बैरैक्ट से आप रीड करेंगे इसके। इसमें ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती, पार्लियामेंट को लॉ बनाने से रोका नहीं जा सकता है जो भी इस आर्टिकल में मेंशन है, राइट। और अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ बना रही है जिसमें रेजिडेंस से रिलेटेड प्रोविजन हो, लाइक पर्टिकुलर रेजिडेंस से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड। तो पार्लियामेंट कैन मेक सच लॉज, राइट। क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट स्लाइड मेंशंस दैट पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। पार्लियामेंट रेजिडेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन लेके अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है किसी भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, लोकल अथॉरिटी में या फिर किसी अदर अथॉरिटी में, तो दैट विल बी हेल्ड एज वैलिड, राइट। दैट इज व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन टू क्लॉज 3। Further, Article 16 Clause 3 incorporates a safeguard to ensure that it is not abused. Power has been given to Parliament and not to the state legislatures to relax the principle of non-discrimination on the ground of residence, so that only a minimum relaxation is made in this regard. बेसिकली इसके अंदर एक बात नोट करने की है, यहाँ पे हमने वर्ड सिर्फ पार्लियामेंट लिया है, स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं लिया है। सो इसका जो मिनिमम रिलैक्सेशन ही प्रोवाइडेड है, जो भी लॉ बनेगा वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट एम्पावर्ड टू डू दैट। क्लियर हुआ। फर्दर, अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3, Parliament has enacted the Public Employment Requirement as to Residence Act 1957. The Act repeal all laws in force prescribing a requirement as to residence within a state or union territory except Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and Telangana. The area transferred to Andhra Pradesh from the erstwhile state of Hyderabad.
Due to the backwardness of these areas, the Act permits prescription of a residential qualification for a period up to 21st March 1974 in regard to non-gazetted services. लाइक आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर पार्लियामेंट ने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस एक्ट 1957 इसको इनैक्ट किया गया था. इस एक्ट ने सारे लॉज जो थे जो एज प्रेस्क्राइब कर रहे थे कि एक रेजिडेंस जो है वो एज अ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, तो उन सारे लॉज को रिपील कर दिया था. लेकिन वो कहाँ पे रिपील नहीं हुआ था, एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और तेलंगाना. इनमें वो एक्ट कंटिन्यू था. क्लियर हुआ. फिर इसके अंदर ड्यू टू द बैकवर्डनेस ऑफ दीज एरियाज, ये जो भी एरियाज मेंशन है त्रिपुरा, मणिपुर, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, इन एरियाज में इतनी बैकवर्डनेस होने की वजह से इस एक्ट ने परमिट किया कि रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन पर आपको जो सर्विसेज है और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. और इसमें एक टाइम लिमिट भी फिक्स करी अप टू 21st March 1974. तो treat this point as an example of Article 16 Clause 3, right? Now, reading further, Clause 4, which is also an exception to it. Clause 4 mention कर रहा है, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward classes of citizens, which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. This exception or this clause 4 is very important. बेसिकली इसका जो आप हेडलाइन मार्क कर लीजिए, यहाँ पे हम रिजर्वेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं. और रिजर्वेशन भी हम किस में बात करेंगे, अपॉइंटमेंट्स में और पोस्ट, कोई भी पोस्ट होगा और जो भी अपॉइंटमेंट किसी को मिलेगा उसके अंदर. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इसमें हम बहुत सारे केस लॉज भी डील करेंगे. तो बेसिकली ये जो लाइन है जो बेयर एक्ट पे मेंशन्ड है, वो ये मेंशन करे कि स्टेट जो है, स्टेट को कोई भी रोक नहीं सकता ऐसा कोई भी प्रोविजन बनाने से रिलेटेड जो रिजर्वेशन की बात करता है. और रिजर्वेशन किसके फेवर में, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के फेवर में, विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, जो स्टेट को लगता है, स्टेट की ओपिनियन में है कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट. क्लियर हुआ. ये जो लैंग्वेज है बेयर एक्ट की, दिस इज क्लियर करके चलना, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशन, राइट. अब हम इसका थोड़ा सा इलैबोरेट फॉर्म पढ़ रहे हैं कमेंट्स की तरह. द स्टेट में मेक रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स which in the opinion of the state is not adequately represented in the public services under the state. Reading further, it must be interpreted in the light of Article 335. इस आर्टिकल को 335 से रिगार्डिंग और उससे रिलेट करते हुए पढ़ना. सो आप अपना जो बेयर एक्ट है उसमें 335 भी पढ़ना, which says that the claims of the scheduled caste and scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration. ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो भी क्लेम्स हैं, राइट, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को डील करने में, उन सबको भी आपको इन कंसिडरेशन लेना पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे रिलेटेड और क्लॉज 4 से रिगार्डिंग एक केस पढ़ रहे हैं, which says Mohan Kumar Singhania versus Union of India, AIR 1992 SC. ये केस का हेडलाइन है, नेम है, Supreme Court held that it is an enabling provision conferring a discretionary power on the state for making any provision or reservation of appointments or post in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the service of the state. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि स्टेट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की, और वो ऐसा कोई भी प्रोविजन बना सकती है जिससे बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को रिजर्वेशन मिले
जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हो स्टेट की सर्विसेज में. गॉट इट? Reading further, the term backward class as used in Article 16 Clause 4 takes within its fold scheduled caste and scheduled tribe. Backward classes के अंदर हम किस किस को ले रहे हैं? एक तो SC कैटेगरी को और ST कैटेगरी को. Reservation under Article 16 Clause 4 has to be within reasonable and legitimate limits. In making reservation under Article 16 Clause 4, the state cannot ignore the fundamental rights of the rest of the citizens. ये लाइन ये मेंशन कर रही है कि जब भी आपको स्टेट जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा SC ST कैटेगरी को, तो वो रिजर्वेशन रीजनेबल और लेजिटिमेट लिमिट्स के अंदर होना चाहिए. स्टेट जो है जब भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी वो ऐसा नहीं हो जिससे कि जो नॉर्मल और जनरल सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर करते हुए हो. तो स्टेट कैन नॉट इग्नोर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द सिटीजन्स. रिजर्वेशन इसी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा जिससे जो फंडामेंटल राइट्स हैं रेस्ट ऑफ द सिटीजन्स के वो मेंटेन रहे. क्लियर हुआ? What are the backward classes? Everywhere we are reading the term backward classes. बेसिकली जो टर्म बैकवर्ड क्लासेस है वो कहीं भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसे जजेस ने जो ओबिटर डिक्टा दिए हैं उन्हीं टर्म्स को हम अंडरस्टैंड करते हुए हम बैकवर्ड क्लासेस का मीनिंग पढ़ेंगे. सो आई हैव मेंशन्ड हियर द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. According to Chandrachud, Chief Justice, 2 tests should be conjunctively applied for identifying backward classes. हमने 2 टेस्ट लिए बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड ने मेंशन किए हैं. फर्स्ट वन इज दे शुड बी कंपेरेबल टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन मैटर्स ऑफ देयर बैकवर्डनेस. जो भी बैकवर्ड क्लासेस होंगी वो कंपेरेबल होने चाहिए SC कैटेगरी से और ST कैटेगरी से, राइट. सेकेंड पॉइंट मेंशन्स दैट दे शुड सेटिस्फाई द मीन्स टेस्ट, दैट इज टू से द टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस laid down by the state government in the context of the prevailing economic conditions. जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं वो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड होने चाहिए, राइट. जो भी प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें भी बैकवर्ड होने चाहिए, तभी दे विल बी काउंटेड एंड कंसिडर्ड अंडर द बैकवर्ड क्लासेस. क्लियर हुआ? नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस, AIR 1976 SC 490. In this, the Supreme Court held that Article 16 Clause 4 indicated one of the methods of achieving equality embodied in Article 16 Clause 1 and Article 16 Clause 4 do not exhaust the equality of opportunity which can be made available to the backward classes. Thus, Article 16 Clause 4 is not to be read by way of any exception to Article 16 Clause 1. Basically, this case is mentioning that जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में मेंशन किया है वो एक पार्ट है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का इन ऑर्डर टू अचीव इक्वालिटी. इसे एक एज अ एक्सेप्शन नहीं पढ़ा जाए, इसे इस तरीके से पढ़ा जाए कि ये एक पार्ट है और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एक फर्दर स्टेप है, राइट. क्लियर हुआ ये चीज़? नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस देख रहे हैं, T. देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1964 SC 179. बेसिकली ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका इट इज मेंशनिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू. This case came before the Supreme Court in which the court was required to adjudge the validity of the carry forward rule. इस केस को कैरी फॉरवर्ड रूल के नेम से भी जाना जाता है. द कैरी फॉरवर्ड रूल envisaged that in a year 17.5% posts were to be reserved for scheduled caste and scheduled tribes. If all the reserved posts were not filled in a year for want of suitable candidates
from those classes, then the shortfall was to be carried forward to the next year and added to the reserved quota for that year. And this could be done for the next 2 years. The result of the rule was that in a year, out of 45 vacancies in the cadre of section officers, 29 went to the reserved quota and only 16 posts were left for others. This meant reservation up to 65% in the third year, and while candidates with low marks from the scheduled castes and scheduled tribes were appointed, candidates with higher marks from other classes were not taken. Basing itself on the Balaji principle, the Supreme Court declared that more than 50% reservation of posts in a single year would be unconstitutional as it per se destroys Article 16 Clause 1. Basically, इस केस का जो नेम दिया है वो हमने कैरी फॉरवर्ड रूल के नेम से दिया है. इसमें ये बोला कि भाई 17.5% पोस्ट थी वो रिजर्व करी गई SC और ST कैटेगरी के लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से फिल नहीं हुई. जो 45 वैकेंसीज थी सेक्शन ऑफिसर्स के कार्डर में से, उसमें से जो 29 वैकेंसीज रिजर्व्ड कोटा के पास चली गई एंड ओनली 16 पोस्ट वर लेफ्ट फॉर अदर्स, राइट. तो जो टोटल ईयर का, और इसमें ये बोला गया कि जो भी अगर वैकेंसीज फिल नहीं होती है, जैसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो वैकेंसीज फिल नहीं हुई वो थर्ड ईयर में एड ऑन करके 65% तक चली गई. तो इसमें एक डिसक्वालिफिकेशन की तरह हो गया कि भाई जो हायर मार्क्स के जो कैंडिडेट्स थे उनको चांस नहीं मिला, लेकिन जो लोअर मार्क्स के कैंडिडेट्स थे SC और ST कैटेगरी के अंदर उनको अपॉइंटमेंट मिल गया. तो जो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का जो हमने केस पढ़ा था, उसी से ये लिंक करते हुए और उसी का बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड किया कि जो भी रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इस वाले केस में जो भी रिजर्वेशन, जो बैकलॉग वैकेंसीज और कैरी फॉरवर्ड का जो रूल चल रहा था, इसके अंदर 65% तक रिजर्वेशन एक्सीड कर दिया गया. सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि जो भी रिजर्वेशन आप प्रोवाइड करेंगे वो मोर देन 50% नहीं होना चाहिए. अदरवाइज अगर मोर देन 50% है तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, right? The court held. Next slide mentions that the court emphasized that in the name of the advancement of backward communities, the fundamental rights of other communities should not be completely annihilated. The court emphasized that each year of recruitment has to be considered by itself, and the reservation for backward communities should not be so excessive as to create a monopoly or to disturb unduly the legitimate claims of other communities. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कीजिए बट इट शुड नॉट बी मोर देन 50%, राइट. इसके अंदर रिजर्वेशन ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है और जो भी लेजिटिमेट क्लेम्स हैं अदर कम्युनिटीज के उनको अफेक्ट कर रहे हैं. तो रिजर्वेशन इस तरीके से नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. क्लियर हुआ? नेक्स्ट केस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1993 SC 477. इस केस को मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. अब इस केस में हम बहुत ही इलैबोरेटली हम डिस्कस करेंगे मंडल कमीशन के केस में क्या हेल्ड हुआ था, और फिर जो गवर्नमेंट्स चेंज हुई थी, लाइक VP सिंह की गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में क्या रूल था, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने क्या इम्प्लीमेंट किया, उन सबको कंसिडर करने के बाद एक क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट करी, राइट. तो दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हम इसको बहुत ही एलैबोरेट तरीके से स्टडी करेंगे. सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू. इन 1979 the Morarji Desai government appointed the second backward classes commission under the chairmanship of BP Mandal, a member of the parliament. मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के टाइम पे एक सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया. चेयरमैनशिप किसकी थी? BP मंडल की. ही वॉज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट in terms of Article 340 of the Constitution to investigate the conditions of the
socially and educationally backward classes and suggest measures for their advancement. ये क्यों बनाया गया कि हम जो भी कमीशन है वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि SEBC क्लासेस के बारे में और उनके एडवांसमेंट के लिए मेजर्स लेगा. The commission submitted its report in 1980 and identified as many as 3,743 castes as socially and educationally backward classes. इतनी क्लासेस जो 3,743 कास्ट आइडेंटिफाई करी गई कि ये सब SEBC में आती हैं. They constitute nearly 52% component of the population, excluding the scheduled caste and the scheduled tribes. The commission recommended for reservation of 27% government jobs for the other backward classes, OBC, so that the total reservation for all SC, ST and OBC amounts to 50%. It was after 10 years in 1990, like 1979 में कमीशन बना, 1980 के अंदर इसने एक रिपोर्ट लाई, लेकिन 10 सालों तक इसकी जो रिपोर्ट थी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया. 1990 के अंदर VP सिंह की जब गवर्नमेंट आई, इट वाज आफ्टर 10 years in 1990 that the VP Singh government declared reservation of 27% government jobs for the OBC. मंडल कमीशन में से एक 27% का जो कोटा OBCs को आज प्रोवाइडेड है वो वाला क्लॉज पिक कर लिया गया, ठीक है, और उसे इम्प्लीमेंट किया गया. अगेन इन 1991 द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 2 changes. अब ये वाला जब क्लॉज आपने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन 1991 के अंदर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, उन्होंने फिर से कुछ 2 चेंजेस ला दिए. फर्स्ट वन इज preference to the poorer sections among the OBC in the 27% quota, that is adoption of the economic criteria in granting reservation. 27% जो रिजर्वेशन दिया जाएगा OBCs को, उसके अंदर भी पहले प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, राइट. यानी इकोनॉमिक क्राइटेरिया उसमें एक बेस बना दिया गया इन ग्रांटिंग रिजर्वेशन. B mentions that reservation of another 10% of jobs for poor, economically backward sections of higher caste who are not covered by any existing schemes of reservation. कि आप अलग से 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करोगे हायर कास्ट के अंदर जो पुअरर सेक्शंस है उनको, ठीक है. फिर फर्दर रीडिंग इन द फेमस मंडल केस 1992. अब अभी तक हमने 1979 से लेकर 1991 तक का जो कंसेप्ट है 10-11 years का, वो हमने डील कर लिया कि मोरारजी देसाई के टाइम पे क्या हुआ, VP सिंह के टाइम पे क्या हुआ और फिर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पे क्या हुआ. अब 1992 के अंदर फर्दर हमने मंडल कमीशन को इलैबोरेटली डील किया दैट द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16(4) which provides for reservation of jobs in favor of the backward classes has been examined thoroughly by the Supreme Court. जो भी मंडल कमीशन ने जो भी पॉइंट्स हेल्ड किए थे, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने उन पॉइंट्स को रखा गया है और those were examined thoroughly by the Supreme Court. Though the court has rejected the additional reservation of 10% for poorer sections of higher caste, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी 10% जॉब का जो प्रोविजन था जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने मेंशन किया था उसे तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया, राइट. बट इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर द OBC विथ सर्टेन कंडीशंस. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 27% रिजर्वेशन जो OBC कोटा को प्रोवाइडेड था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया और कुछ कंडीशंस बताई. वो कंडीशंस क्या है? दैट द एडवांस्ड सेक्शंस अमंग द OBC, दैट इज द क्रीमी लेयर, शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ रिजर्वेशन. अब सुप्रीम कोर्ट ने OBC के अंदर 2 कैटेगरीज बनाई, दैट इज द क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर. क्रीमी लेयर जो होंगे वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग
कास्ट होगी ओबीसी के अंदर स्ट्रॉन्ग होंगे और नॉन क्रीमी लेयर जो होंगे वो इकोनॉमिकली वीक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 27% कोटा जो प्रोवाइड होगा वो नॉन क्रीमी लेयर वालों को प्रोवाइड होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली। प्रमोशंस में रिजर्वेशन प्रोवाइडेड नहीं होगा, जो भी रिजर्वेशन प्रोवाइडेड होगा वो सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट में ही प्रोवाइडेड होगा। एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन कंटिन्यू फॉर 5 years ओनली। और अगर कोई रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट्स में प्रोवाइडेड है पहले से तो इट शैल बी कंटिन्यूड ओनली फॉर 5 years, दैट इज अप टू 1997। थर्ड पॉइंट, the total reserved quota should not exceed 50% except in some extraordinary situation. This rule should be applied every year. रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का एक क्राइटेरिया होगा कि इट शुड नॉट बी मोर देन 50%। अगर मोर देन 50% होता है तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। दिस प्रोविजन इज सिमिलरली मेंशन्ड इन टी देवदासन केस, कैरी फॉरवर्ड रूल के अंदर। क्लियर हुआ? डी, the carry forward rule in case of unfilled or backlog vacancies is valid but it should not be violate 50% rule। जो भी अनफिल्ड और बैकलॉग वैकेंसीज का जो भी प्रोविजन होगा दैट इज कैरी फॉरवर्ड रूल, वो वैलिड होगा लेकिन वो भी 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ई, a permanent statutory body should be established to examine complaints of over inclusion and under inclusion in the list of OBCs. All these points are considered and mentioned by the Supreme Court. Next slide. With regard to the above rulings of the Supreme Court, जो भी अभी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किए आफ्टर द रिपोर्ट्स विच आर मेंशन्ड बाय द 3 गवर्नमेंट्स, राइट। अब जो गवर्नमेंट है, जो 1992 के बाद जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए उन पे क्या एक्शन लिया। तो दिस लाइन इज मेंशनिंग दैट विद रिगार्ड टू द अबव रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट हैज टेकन द फॉलोइंग एक्शन। फर्स्ट, Ramanandan committee was appointed to identify the creamy layer among the OBC. It submitted its report in 1993 which was accepted. जो हमने ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को बांटा वो कौन डिसाइड करेगा, उसके लिए एक रामानंदन कमिटी को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करेगी कि क्रीमी लेयर में कौन सी कास्ट आएंगी और नॉन क्रीमी लेयर में कौन सी कास्ट आएंगी। आज जो क्रीमी लेयर के जो भी पर्सन है और जो भी कास्ट है जिनकी भी इनकम अबव 8 लाख है, राइट, जिनकी भी फैमिली इनकम अबव 8 लाख है वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे और जिनकी बिलो 8 लाख है वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, ठीक है। ये आज प्रेजेंट में ये प्रोविजन है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. It considers inclusions in and exclusions from the list of caste notified as backward for the purpose of job reservation. कि भाई नेशनल कमीशन बनाया गया बैकवर्ड क्लासेस के लिए और ये क्या काम करेगा, ये देखेगा कि कौन सी क्लासेस को इंक्लूड करना है ओबीसी कैटेगरी में और कौन सी क्लासेस को एक्सक्लूड करना है फॉर द पर्पसेस ऑफ द जॉब रिजर्वेशन. थर्ड पॉइंट, in order to nullify the ruling with regard to reservation in promotions, the 77th Amendment Act was enacted in 1995. It added a new provision in Article 16 that empowers the state to provide for reservation in promotions of any services under the state in favor of SC and ST that are not adequately represented in the state services. भाई 1777 अमेंडमेंट से एक प्रोविजन लेके आए आर्टिकल 16 के अंदर जो अभी हम पढ़ेंगे आगे. उसमें ही बोला कि भाई रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा प्रमोशंस के अंदर SC ST कैटेगरी को, ठीक है. अगेन द 85th Amendment Act of 2001 provides for consequential seniority in the case of promotions by virtue of rule of reservation for the government servants belonging to the SC and ST with retrospective effect from June 1995.
एक और अमेंडमेंट लेके आया, दैट इज 85th अमेंडमेंट, जिसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का प्रोविजन रखा गया प्रमोशंस के अंदर, ठीक है। तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना होगा SC/ST कैटेगरी को। Next slide mentions the fourth point. The ruling with regard to backlog vacancies was nullified by the 81st Amendment Act of 2000. It added another new provision in Article 16 that empowers the state to consider the unfilled reserved vacancies of a year as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years. Such class of vacancies are not to be combined with the vacancies of the year in which they are being filled up to determine the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. In brief, it ends the 50% ceiling on reservation in backlog cases. Right? कि यहाँ पर बोला गया कि भाई 81st अमेंडमेंट जो लेके आए हैं हम बैकलॉग वैकेंसीज से रिलेटेड, वो एक और प्रोविजन ऐड किया गया आर्टिकल 16 के अंदर, ठीक है। और एक आपको सक्सीडिंग ईयर्स के अंदर जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं उसके अंदर भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द क्लॉज 4 टू यू पीपल। दिस क्लॉज 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमने इसको बहुत ही इलैबोरेटली डील किया है और इसमें जो इतने भी केसेस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्लॉज 4A जो कि 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 में आया था, ठीक है। ये इसका अमेंडमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी आप एग्जाम देंगे उसमें ये वाला क्वेश्चन तो आना ही है, राइट। क्लॉज 4 से जो जिस अमेंडमेंट से क्लॉज 4A आया है, क्लॉज 4B आया है, राइट। और क्लॉज 6 जो अभी नया ऐड हुआ है 103rd अमेंडमेंट 2019 के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो वी आर रीडिंग विथ एंड डीलिंग विथ क्लॉज 4A। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the services under the state in favor of the scheduled caste and the scheduled tribes, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. ये जो प्रोविजन है बेसिकली आपका रिजर्वेशन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन इसमें जो क्लॉज है, जो भी ब्रैकेट में जो भी पोर्शन मेंशन्ड है, रिजर्वेशन आपको प्रमोशंस के टाइम पे मिलेगा, राइट। और प्रमोशंस में भी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का जो क्लॉज है वो इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हुआ कि भाई प्रमोशंस में आपको रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन इट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। और रिजर्वेशन जो है वो स्टेट प्रोवाइड करेगा टू SC एंड ST कैटेगरी विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। नेक्स्ट स्लाइड मेंशन्स दैट this amendment was passed to remove the difficulty which is created by the Mandal case in which the court held that reservation could not be made to promotion in jobs. So it added clause 4A to article 16. मंडल कमीशन में ये मेंशन हुआ था कि भाई रिजर्वेशन आपको प्रोवाइडेड तो होगा लेकिन वो प्रमोशंस में प्रोवाइडेड नहीं होगा। लेकिन क्लॉज 4A 77th अमेंडमेंट ऐड करने से ये जो पॉइंट था कि भाई प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं जो मंडल केस में दिया गया था वो अब इस क्लॉज के थ्रू आपको प्रोवाइडेड होगा कि भाई आपको क्लेम कर सकते हो प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन। आई होप आई एम एबल टू क्लियर दिस। नेक्स्ट जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, वो पर्टिकुलरली आपका 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अंदर ऐड हुआ था। अब इसमें भी आपको ये बात नोट करने की है कि पहले जो लाइन मेंशन थी वो ये थी इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास। जो वर्ड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी है वो पहले मेंशन नहीं था, इस चीज को बाद में 85th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। सो टुडे
जो लाइन है वो है इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी टू एनी क्लास, राइट? क्लियर हुआ ये चीज? नाउ क्लॉज 4B, क्लॉज 4B पर्टिकुलरली आपका बैकलॉग वैकेंसीज से रिलेटेड बात करता है। ये जो क्लॉज है आपका 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अंदर आया था। दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, राइट, कि कौन से अमेंडमेंट से आपका 4B जो क्लॉज है आर्टिकल 16 के अंदर वो ऐड हुआ था। सो दिस क्लॉज इज मेंशनिंग दैट nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. ठीक है, ये लाइन मेंशन करी है कि जो भी आपका बैकलॉग वैकेंसीज से रिलेटेड जो प्रोविजन है, जिस भी ईयर में जो वैकेंसीज निकल रही है वो तो उतनी तो होंगी ही, लेकिन जो बैकलॉग वैकेंसी जो पिछले साल की हैं उन्हें भी कंसीडरेशन में लिया जाएगा, एंड दोज वैकेंसी शुड बी इन एडिशन टू दैट ईयर वैकेंसी, राइट? तो इसको हम क्लियरली जो नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, दैट द अमेंडमेंट envisages that the unfilled reserved vacancies in a year are to be carried forward to subsequent years। जो भी अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं किसी साल में उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर, एंड दैट दीज वैकेंसीज आर टू बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट। उन वैकेंसीज को सेपरेट और डिस्टिंक्ट ही डील किया जाएगा फ्रॉम द करंट वैकेंसीज ड्यूरिंग एनी ईयर, राइट? जो भी करंट वैकेंसीज हैं उनसे सेपरेट और डिस्टिंक्ट उनको डील किया जाएगा। The rule of 50% reservation laid down by the Supreme Court is to be applied only to the normal vacancies। जो 50% reservation का जो रूल है वो सिर्फ नॉर्मल वैकेंसीज पे भी अप्लाई होगा, एंड नॉट टू द पोस्ट ऑफ बैकलॉग ऑफ रिजर्व्ड वैकेंसीज। और जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं जो रिजर्व्ड कोटा के लिए निकल रही हैं उस पे अप्लाई नहीं होगा। This means that the unfilled reserved vacancies are to be carried forward from year to year without any limit and are to be filled separately from the normal vacancies। और उनको separately ही deal किया जाएगा normal vacancies के लिए। This clause is little bit tough to understand, ठीक है? I hope इसको मैं आपको समझाने में मतलब capable रही हूँ। इसको एक दो बार रीड करिएगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमने जो करंट वैकेंसीज है उसको सेपरेटली डील किया है बैकलॉग वैकेंसीज से। बैकलॉग वैकेंसीज भी जो है वो सेपरेटली और डिस्टिंक्ट ही ट्रीट की जाएंगी फ्रॉम द करंट वैकेंसीज, राइट? नाउ नेक्स्ट क्लॉज इज क्लॉज 5। क्लॉज 5 इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू जनरल क्लॉजेज, दैट इज क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 5 बेसिकली आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर। सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। नेक्स्ट स्लाइड मेंशंस दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। Basically ये क्लॉज ये मेंशन कर रहा है कि अगर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कोई भी हेड अपॉइंट होना है या कोई मेंबर बनना है, ठीक है, तो वो पर्सन भी उस ही सेम रिलीजन का होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ which provides that the
incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution. जो भी incumbent यानी जो भी member बनना चाहता है उस office का, ठीक है, with regarding the affairs of that religious institutional, ठीक है, और any member of the governing body thereof shall be a person, और कोई भी member होगा वो governing body का, वो कौन होगा, shall be a person, वो ऐसा person होना चाहिए professing a particular religion, जो उसी particular religion को profess कर रहा है, follow कर रहा है और belong करता है उसी particular denomination से, तो ही उस particular institution और body का वो member बन सकता है. For example, to be a member of a वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड किसका होता है, मुस्लिम्स का होता है, राइट. तो अगर किसी पर्सन को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनना है या उसका हेड बनना है, दैट पर्सन शुड ऑल्सो बी अ मुस्लिम, ठीक है. जो भी पर्सन जो मेंबर बनेगा और हेड बनेगा वो क्या होना चाहिए, वो मुस्लिम रिलीजन का ही होना चाहिए, तो ही वो वक्फ बोर्ड का मेंबर बन पाएगा. I hope I'm able to clear this article to you, this clause to you, that is clause 5, right. Next clause, which is a very important clause, which was added in 103rd Amendment Act 2019. This clause is also important, right. ये जो इसका amendment है वो important है, ये prelims में भी पूछ लिया जाता है. So ये जो clause है मैंने आपको article 15 में भी consider किया था, तो I'm reading this for you. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any economically weaker section of the citizens other than the classes mentioned in clause 4, in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the post in each category. बेसिकली ये क्लॉज यही मेंशन कर रहा है कि 10% रिजर्वेशन प्रोवाइडेड होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स को, राइट. तो स्टेट को कोई भी रोक नहीं सकता अगर 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को स्टेट प्रोवाइड करती है, तो उन्हें भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वो रिजर्वेशन की लिमिट 10% है. क्लियर हुआ? आई होप आई एम एबल टू क्लियर दिस आर्टिकल 16 टू यू पीपल. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है पूरा, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि आप वो भी लॉ को जान सकें, और जो भी स्टूडेंट्स आपका लॉ पढ़ रहे हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी स्टडी और अच्छे से कर पाएँ. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से मिल जाएगा. और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपके. आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज टू यू, ठीक है. मैं सबके आंसर देने के लिए आपके लिए आई एम रेडी, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है विनीता सैनी के नेम से. तो वहाँ पे मैं आपके लिए डेली के 2 to 3 प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पोस्ट करती रहती हूँ, ताकि वो भी आप प्रिपेयर कर लें, जिससे आपका प्रीलिम्स की भी तैयारी अच्छे से होती रहे. प्लस मैंने आपके लिए एक फेसबुक पे पेज भी क्रिएट करा है विथ नेम आरजेएस स्टडीज़, जो मेरे चैनल का नेम है उसी से, आरजेएस स्टडीज़ से. तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विथ मी.